गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। अजय चौहान परफेक्ट एवं रीजनिंग क्लासेस में आपका फिर से एक बार स्वागत है। मैं अजय चौहान फिर से आपके समक्ष प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इंग्लिश अल्फाबेट ऑब्लिक मिक्स्ड कंपोनेंट की पार्ट 11 के साथ आपके सामने उपस्थित हूं। जैसा कि पार्ट 10 में मैंने कंसेप्ट ऑफ अपोजिट कंपोनेंट इन केस ऑफ एनी सीक्वेंस से आपको अवगत कराया था, जैसा कि आप देख भी रहे हैं। तो उसी कड़ी को आज पार्ट 11 में हम आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। एक बार फिर से आपको रिकॉल करा देना चाहते हैं, रिपीट करना मैं चाहूंगा ताकि आपके बात दिमाग में आ जाए। जो भी कैंडिडेट्स पार्ट 10 का अवलोकन नहीं किए हैं, पार्ट 10 के वीडियो को नहीं देखे हैं, मेरा उनसे निवेदन है, मेरी सलाह है कि वो पार्ट 10 के भी वीडियो को भी देख लेंगे, वो उनके लिए हितकर होगा। अन्य ऐसे तो मेरा ये प्रयास रहेगा कि मैं यहाँ पे भी पिछली बातों को एक बार रिकॉल करूं तो आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हम लोगों ने पार्ट 10 में कंसेप्ट ऑफ अपोजिट कंपोनेंट इन केस ऑफ एनी सीक्वेंस की चर्चा की थी और उस क्रम में मैंने दिखाया था कि यहाँ पे श्रृंखला दिखाई गई है, जबकि दी गई श्रृंखला मिश्रित हो, अर्थात लेटर, नंबर, सिंबल्स की मिक्स श्रृंखला दी गई हो, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं 5RTS3@NU7EUROLP9JC। मैंने जैसा बताया था कि जब भी इस प्रकार की श्रृंखला से आपका सामना हो तो सर्वप्रथम इस प्रकार की श्रृंखला में प्रयुक्त कंपोनेंट्स के ऊपर क्रमागत संख्याओं का अंकन कर दीजिएगा, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 21 24। मैंने 24 तक किया क्योंकि श्रृंखला का अंतिम मान 24 है। आप यहाँ पे जैसा देख रहे हैं कि यह श्रृंखला 24 पे समाप्त हो रही है। मैंने यहाँ EVS लिखा है। EVS का अभिप्राय होता है इंडिंग वैल्यू ऑफ द सीक्वेंस, दिए गए श्रृंखला का अंतिम मान। EVS का मतलब होता है इंडिंग वैल्यू ऑफ सीक्वेंस। ये LHS साइड है, ये RHS साइड है। यहाँ पे मैंने FR लिखा है। FR शॉर्ट फॉर्म ऑफ फ्रॉम राइट, अर्थात दाएं से की काउंटिंग हम उधर से करेंगे और RHS से करेंगे। यहाँ पे मैंने FL लिखा है। FL का अभिप्राय होता है शॉर्ट फॉर्म ऑफ फ्रॉम लेफ्ट, FL इट मीन्स बाएं से की काउंटडाउन हम लोग इधर से करते हैं, बाएं से की काउंटिंग इधर से करते हैं, दाएं से की काउंटिंग इधर से करते हैं। विपरीत का जो बेसिक कंसेप्ट है किसी भी श्रृंखला में, विपरीत का जो बेसिक कंसेप्ट है वह क्या है? तो मैंने जैसा कि आपको बताया कि किसी भी श्रृंखला में प्रयुक्त कोई भी दो कंपोनेंट, किसी भी श्रृंखला में प्रयुक्त कोई भी दो कंपोनेंट्स जिनके स्थानीय मान का योग दिए गए श्रृंखला के अंतिम मान से एक अधिक का के समतुल्य हो जाए या एक अधिक का फॉर्मेशन करता हो, तो ऐसे दोनों कंपोनेंट्स एक दूसरे के विपरीत कंपोनेंट कहलाते हैं। अर्थात मैंने फिर से एक बार सुने, किसी भी श्रृंखला में, चाहे वो किसी भी प्रकार की श्रृंखला हो, अक्षरों की हो, अंकों की हो, संकेतों की हो, 1 से 100 तक की श्रृंखला हो, सभी श्रृंखला में ये जो कंसेप्ट मैं आपको बता रहा हूं यह यूनिवर्सल कंसेप्ट है। चाहे किसी भी प्रकार की श्रृंखला दी गई हो, हर श्रृंखला में ये लागू होगा और ऑलवेज यही बेसिक कंसेप्ट है, चाहे किसी भी प्रकार की श्रृंखला हो। कि किसी भी श्रृंखला में आपको क्या देखना है, ध्यान दीजिए। किसी भी श्रृंखला में, चाहे किसी भी प्रकार की श्रृंखला दी गई हो, 30 की घटकों की श्रृंखला दी गई हो, 28 घटकों की दी गई हो, 26 घटकों को दी गई हो, 24 घटकों की दी गई हो, 22 की दी गई हो, 100 घटकों की दी गई हो, चाहे श्रृंखला में कितने भी कंपोनेंट्स हो,
प्रत्येक श्रृंखला में यह बात लागू होगा, किसी भी श्रृंखला में प्रयुक्त कोई भी दो कंपोनेंट, कोई भी दो घटक जिनके, शर्त यहाँ पे क्या लगाई जा रही है ध्यान दीजिएगा, किसी भी श्रृंखला में प्रयुक्त कोई भी दो कंपोनेंट जिनके स्थानीय मान का योग, जिनके प्लेस वैल्यू का योग दिए गए श्रृंखला के अंतिम मान से एक अधिक के समतुल्य हो जाए, तो ऐसे दोनों कंपोनेंट एक दूसरे के विपरीत कंपोनेंट कहलाते हैं। क्लियर? एक बार इसको इंग्लिश में सुनिए, कैसे हम लोग कहेंगे, द टोटल ऑफ प्लेस वैल्यू, द टोटल ऑफ प्लेस वैल्यू of any two components, the total of place value of any two components of any sequence, it make, if it equivalent of one more than the ending value of the sequence। गौर कीजिएगा मैं क्या बोल रहा हूं। बहुत सारे कैंडिडेट सोच रहे होंगे कि सर हिंदी में बोल देते हैं, बहुत सारे कैंडिडेट सोच रहे होंगे मैं इंग्लिश में बोल देता हूँ, तो मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों में बोल देता हूँ, कोई भी चीज़ दोनों में बोल रहा हूँ, समझ रहे हैं ना। इसलिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि मैं हिंदी में बोल रहा हूँ या इंग्लिश में बोल रहा हूँ, ऐसी बातें नहीं है। मैं आपको हिंदी में भी उतना ही बोल दे रहा हूँ, इंग्लिश में भी बोल दे रहा हूँ, जिनको जिसमें समझना समझिए। तो मैंने हिंदी में क्या बोला कि किसी भी श्रृंखला में प्रयुक्त कोई भी दो कंपोनेंट, किसी भी श्रृंखला में प्रयुक्त कोई भी दो घटक, कोई भी दो तत्व जिनके स्थानीय मान का योग दिए गए श्रृंखला के अंतिम मान से एक अधिक के समतुल्य हो जाए, तो ऐसे दोनों घटक एक दूसरे के विपरीत होते हैं। क्लियर? देखिए इसको इंग्लिश में कैसे बोला जाएगा, इंग्लिश में भी सुन लीजिए। द टोटल ऑफ प्लेस वैल्यू ऑफ एनी टू कंपोनेंट्स इन एनी सीक्वेंस, द टोटल ऑफ प्लेस वैल्यू ऑफ एनी टू कंपोनेंट्स इन एनी सीक्वेंस if it equivalent of one more than the ending value of the sequence, then that components are opposite of each other। कहने का अभिप्राय है कि कोई भी दो कंपोनेंट लीजिए, एनी टू कंपोनेंट लीजिए, लेकिन शर्त क्या है, शर्त यह है कि यदि उसके आपको मान जोड़े जाए तो वो श्रृंखला जितना भी अंत करता हो उससे एक अधिक के बराबर हो जाए। क्योंकि मैं आपको पार्ट 10 में ही इसकी परिचर्चा कर चुका हूं कि स्टैंडर्ड वैल्यू फॉर अपोजिट बराबर होता है, स्टैंडर्ड वैल्यू फॉर अपोजिट बराबर होता है EBS+1। कहने का अभिप्राय है कि विपरीत का मानक बराबर, विपरीत का मानक बराबर दिए गए श्रृंखला का अंतिम मान +1। यह परिचर्चा पार्ट 10 में ही कर दी गई है और पार्ट 10 के रिमेनिंग को हम लोग लेकर पार्ट 11 में आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए अब मैं इसको मिटा देना चाहता हूं, क्योंकि इसे रखने का उद्देश्य था कि मैं आपको एक बार फिर से रिपीट कर सकूं। तो मैं इसको मिटाता हूं और आगे बढ़ूंगा फिर। आफ्टर ऑल मैं फिर से आपको एक बार इस बात से तमाम कैंडिडेट्स को अवगत करा देना चाहता हूं, तमाम विद्यार्थियों को अवगत करा देना चाहता हूं कि काइंडली हमारे लेक्चर को बढ़ाकर देखने का प्रयास नहीं करेंगे और ना ही किसी पार्ट को छोड़कर देखने का प्रयास करेंगे। कहने का मेरा अभिप्राय है कि यदि आपको सही तरीके से अध्ययन करना है तो सिलेक्शन की बात नहीं होती है कि सिलेक्ट कर लेंगे, आपको जो चॉइस लग रहा है वो खा लेंगे, उसको बाकी को छोड़ देंगे। यहाँ पे आप कोई भोजन नहीं कर रहे हैं कि आपको ये पसंद है तो आप खा लें, ये पसंद नहीं है तो नहीं खाएं। यहाँ अध्ययन हो रहा है और अध्ययन डीपली किया जाता है, समझ रहे हैं ना।
यदि आपको रिजल्ट ओरिएंट करना है, यदि आपको सही तरीके से अध्ययन करना है, तो अध्ययन का सारगर्भित सिद्धांत कहता है कि अध्ययन डीपली करनी चाहिए। इसलिए मैं आपको यह सलाह देना चाहूँगा कि यदि आपको सही तरीके से अध्ययन करना है तो काइंडली किसी भी लेक्चर को बढ़ा कर देखने का प्रयास नहीं कीजिएगा, पहली पॉइंट। दूसरी पॉइंट कि तमाम लेक्चर्स को, तमाम पार्ट को 1 by 1 बारीकी से देखने का प्रयास कीजिएगा। किसी भी पार्ट को आप छोड़ कर देखने का प्रयास करेंगे तो आपके दिमाग में कुछ नहीं आएगी। ये अजय चौहान का क्लास है, ये ड्रामा का क्लास नहीं है, ये दिमाग पर करिएगा। और मैं स्टेप बाय स्टेप आपको आगे बढ़ा रहा हूँ, इसलिए एक स्टेप भी अगर आप गिर जाते हैं, एक स्टेप भी अगर, एक पार्ट भी आप छोड़ देते हैं, एक पार्ट का भी आप बारीकी से अवलोकन नहीं करते हैं, तो अगली बात आपको समझ में नहीं आएगी। ये ध्यान में रखिएगा। एंड आफ्टर ऑल मैं बता देना चाहता हूँ कि सफलता किसी वृक्ष पे नहीं फलता। सफलता के लिए बहुत खून पसीना बहाना पड़ता है। इसलिए आप यह सोचेंगे कि नहीं कोई ड्रामा चल रहा है, कि आप अपने पसंद से देखा नहीं देखा, तो वैसी बातें यहाँ नहीं होती है। ये कोई ड्रामा का क्लास नहीं हो रहा है, यहाँ कोई तमाशा नहीं हो रहा है, यहाँ अध्ययन अध्यापन की बात हो रही है। इसलिए यदि आपको अध्ययन करना है तो तरीके से करने का प्रयास करेंगे, और यदि नहीं मन लगता है पढ़ने लिखने में, तो जहां मन लगता है वहां पे अपना समय व्यतीत कीजिए। हमारे ना तो क्लास को आपको करना है, हमारे ना तो वीडियो को देखना है, ना ही हमारे लेक्चर को सब्सक्राइब करें, ना ही हमारे चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है, क्योंकि वैसे कैंडिडेट्स के लिए हमारा चैनल नहीं है। जिन्हें कुछ करना है वैसे ही कैंडिडेट्स हमारे लेक्चर्स को देखें। खैर, मैं फिर से भावना में किसी दूसरे टैग पे चले गया। मैं आगे बढ़ता हूँ, छोड़िए इस बातों को। बार बार एक ही बात को बोलने से कोई फायदा नहीं है। आप कोई बच्चे नहीं हैं, इतना कॉमन सेंस आपके दिमाग पे है कि आपको क्या करना है, क्या आपका अच्छा है, क्या आपके लिए खराब है। एक मार्गदर्शक होने के नाते मेरा ये फर्ज, ये कर्तव्य होता है कि आपको समय समय पे ये बातें मैं अवगत कराऊं। इसी उद्देश्य से मैंने ऐसे बोल दिया। तो जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया कि मैं आपको कंसेप्ट ऑफ अपोजिट कंपोनेंट्स से अवगत करा रहा था, और यहाँ पे मैंने बताया कि ये हमेशा हमेशा के लिए दिमाग में बैठा लीजिएगा कि चाहे किसी भी प्रकार की श्रृंखला दी गई हो, विपरीत का जो मानक होता है, विपरीत का मानक बराबर स्टैंडर्ड वैल्यू फॉर अपोजिट बराबर EVS+1 होता है। कहने का अर्थ है श्रृंखला जितना पे समाप्त हो जाए उससे अधिक एक अधिक के समतुल्य आप बना लें, एक अधिक का फॉर्मेशन करा लें। दिए गए श्रृंखला के अंतिम मान से एक अधिक के समतुल्य अगर मान प्राप्त कर लेते हैं, कहने का अर्थ है कि हम कह सकते हैं कि स्टैंडर्ड वैल्यू फॉर अपोजिट बराबर EVS+1। जैसा कि आप यहाँ पे देखें, श्रृंखला 24 पे समाप्त हुई, तो 24 पर हम एक अधिक किए और 25 कर लिए। दैट इज द विपरीत का मानक यहाँ पे जो बनाया गया, विपरीत का मानक जो बनाया गया वो 25 बनाया गया। क्लियर? तो यहाँ पे आप गौर कीजिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ कुछ। यहाँ पे सपोज कीजिए मैंने जो डाला EVS, और यहाँ पे हमने रखा स्टैंडर्ड वैल्यू फॉर अपोजिट। आप मार्क कीजिए, जब आपको श्रृंखला दी गई थी 26, तो जैसा कि हम बता चुके हैं स्टैंडर्ड वैल्यू फॉर अपोजिट बराबर होता है EVS+1। स्टैंडर्ड वैल्यू फॉर अपोजिट बराबर होता है EVS+1। श्रृंखला जब 26 दी गई थी तो आपने देखा कि 27 पर फॉर्म हमने कराया। यहाँ पे जो श्रृंखला आप देख रहे हैं 24 की है, तो 24 अगर दी गई है तो कुछ नहीं करना है, आप 25 पर फॉर्म कराएं। यदि आपको श्रृंखला 32 दी गई होती तो क्या पे कराते हैं, एक बढ़ा देते 35 पे कराते हैं।
यदि श्रृंखला 100 की दी गई हो तो आप क्या कराइएगा, आप 101 पे करा दीजिए। कहने का अभिप्राय है, दिमाग पे इतनी ही रखने का आपको प्रयास करना, इतना ही आपको दिमाग में रखना है कि श्रृंखला जितना की दी गई हो, श्रृंखला का जो अंतिम मान है उससे केवल 1 बढ़ा दीजिएगा, आपको विपरीत का मानक तैयार हो जाएगा। और चाहे जो भी श्रृंखला दी गई हो उसमें प्रयुक्त कोई भी 2 कंपोनेंट जिनको जोड़ने पर आपको विपरीत के मानक के समतुल्य मान प्राप्त हो जाए, जैसे कि आपने यहाँ विपरीत का मानक, इन विपरीत का मानक यहाँ पे जो आपने बनाया, विपरीत का मानक जब 26 था तो 27 पे फॉर्म किया, 24 था तो 25 पे फॉर्म किया, 32 था तो 33, 100 तो 101। तो आपने यहाँ पे देखा कि विपरीत का जो मान्य मानक बनाया, श्रृंखला के अंतिम मान से 1 अधिक बढ़ा के बनाया। तो दिमाग पे आपको इतना ही रखना है कि श्रृंखला जितने की भी दी गई हो उसका जो अंतिम मान है उससे केवल 1 अधिक बढ़ा दीजिएगा, और जो मान प्राप्त होगा वह विपरीत का मानक होगा। अर्थात कोई भी श्रृंखला में यदि कि कोई भी 2 कंपोनेंट के मान को जोड़ देने पर वह विपरीत के मानक के समतुल्य अगर आ जाए तो कहिएगा वो दोनों कंपोनेंट एक दूसरे का अपोजिट है। क्लियर? तो मैं इसको हटाता हूं और मैं कुछ विपरीत इस श्रृंखला में आपके सामने दिखाने का प्रयास करूंगा। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, एस्टेरिस्क की विपरीत की जब बात की गई तो हमने एस्टेरिस्क कितने नंबर पे है तो आप देख रहे हैं 6 नंबर पे। तो हम लोगों ने क्या किया कि इसमें कितना जोड़ा जाए कि 25 फॉर्म करे। तो 6 में जब 19 जोड़ा गया अर्थात हम 19 नंबर कंपोनेंट एल को ले आए, तो 6 और 19 25 हो गया, विपरीत का मानक के इक्विवेलेंट हो गया दोनों को जोड़ने पर। तो हम लोगों ने क्या किया, एस्टेरिस्क और एल एक दूसरे का अपोजिट है। ठीक उसी प्रकार से जब डॉलर की बात की गई कि डॉलर का विपरीत क्या होगा, तो डॉलर हम लोगों ने देखा कितना नंबर पे है, 10 नंबर पे है। तो इसमें क्या जोड़ा जाए कि 25 हो जाए, तो आप कहेंगे 15 नंबर, और 15 नंबर कंपोनेंट कौन है, एन। तो हम लोगों ने यहाँ दिखाया कि डॉलर और एन एक दूसरे के अपोजिट है। ठीक इसी प्रकार से अगर कहा जाए कि टी का विपरीत क्या होगा, तो आप यहाँ पे गौर कीजिए, टी 3 नंबर पे है। तो आपके दिमाग पे आएगा कि इसमें कितना नंबर कंपोनेंट जोड़ दिया जाए, तो आप कहेंगे कि अगर इसमें 22 नंबर कंपोनेंट जोड़ दिया जाए तो हमारा विपरीत का जो मानक हम लोगों ने 25 बनाया वो फॉर्म कर जाएगा। तो हम लोगों ने क्या किया, 22 नंबर कंपोनेंट को ऐड किया, जिससे कि जो हम लोगों ने विपरीत का मानक बनाया है, स्टैंडर्ड वैल्यू फॉर जो अपोजिट बनाया है वो फॉर्म कर जाता है। और 22 नंबर कंपोनेंट यहाँ पे क्या है, तो 22 नंबर कंपोनेंट हम लोग P देख रहे हैं। तो कहने का अर्थ है कि T एंड P ऑपोजिट ऑफ ईच अदर इन दिस सीक्वेंस। क्लियर? अब यहाँ पे गौर कीजिए, कहने का अभिप्राय है, विपरीत कहने का अभिप्राय क्या है। विपरीत कहने का अभिप्राय देखिए क्या होता है। अरे बाएं हिस्से का विपरीत क्या होता है, तो आप कहिएगा दायां। दायां का विपरीत क्या होता है, तो आप कहिएगा बायां। रात का विपरीत क्या होता है, तो आप कहिएगा दिन। दिन का विपरीत क्या होता है, तो आप कहिएगा रात। तो ठीक यहाँ पे बाएं से, तो बाएं से अगर आपको 3 नंबर कहा गया तो आपका क्या दिखा, टी। लेकिन दाएं से 3 कहा जाए तो क्या टी मिलेगा, नहीं। दाएं से 3 क्या मिलेगा, तो देखिए 1 2 3, ये ओ 9 है, ये पी नहीं है, सॉरी ये 9 है, पी नहीं है, ये 9 है। हम लोगों ने गलती से देख लिया, पी 22 नंबर 9 है। तो यहाँ पे दाएं से क्या है, टी एंड 9 अपोजिट ऑफ ईच अदर। यहाँ मैंने पी लिख दिया था गलती से, ले वहाँ 9 है, 22 नंबर पे यहाँ 9 है, इसलिए 9 यहाँ पे मैंने करेक्ट किया। तो कहने का अभिप्राय है दाएं से 3 नंबर पे क्या है, तो आप कहिएगा टी है। बाएं से 3 नंबर पे क्या है, तो हम लोग कहेंगे टी। लेकिन क्या दाएं से भी 3 नंबर पे टी है, नहीं। दाएं से 3 नंबर पे क्या देख रहे हैं, 9 है। ठीक उसी प्रकार से आप गौर कीजिए, मान लिया जाए सी की अपोजिट की बात की जाए, तो सी कितने नंबर कंपोनेंट है, सी 8 नंबर कंपोनेंट है। तो अब सवाल ये उत्पन्न होता है कि हम लोगों का तो एंडिंग वैल्यू 24 है, तो विपरीत का मानक तो 25 पे फॉर्म करेगा। तो 8 में क्या जोड़ा जाए कि 25 हो जाए, तो आप कहेंगे
कि अगर 17 नंबर कंपोनेंट जोड़ दिया जाए, क्योंकि 8 में अगर हम 17 ऐड कर देते हैं तो स्टैंडर्ड वैल्यू जो अपोजिट, स्टैंडर्ड वैल्यू फॉर अपोजिट जो हम लोगों ने फॉर्मेशन किया है उसका फॉर्मेशन हो जाएगा। तो 17 नंबर कंपोनेंट हम लोगों का क्या है, तो 17 नंबर कंपोनेंट 7 है। तो C एंड 7 आर अपोजिट ऑफ ईच अदर। देखिए अगर बाएं से 8 नंबर की बात की जाए, 1 2 3 4 5 6 7 8, क्या मिला, C। लेकिन दाएं से 7 नंबर, तो दाएं से 7, दाएं से 8 नंबर, दाएं से 8 नंबर, बाएं से जब 8 नंबर की बात की गई, 1 2 3 4 5 6 7 8, बाएं से 8 नंबर C। लेकिन जब दाएं से 8 नंबर की बात की जाए तो क्या C मिलेगा, तो C तो नहीं मिलेगा। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, दैट इज दाएं से 8 नंबर पे 7। कहने का अभिप्राय है कि यदि आपसे कहा जाता है कि बाएं से, मान लीजिए आपसे कहा जाता है फ्रॉम लेफ्ट, दैट इज द बाएं से, आपसे कहा जाता है फ्रॉम लेफ्ट बाएं से, बाएं से 10th नंबर, बाएं से 18th नंबर, बाएं से 21st नंबर, कोई दिक्कत नहीं है, आप तुरंत बता दीजिएगा कि बाएं से 10 पे क्या है, तो आप क्विक कर दीजिएगा, नो डाउट डॉलर, क्विक आप बोलिएगा। आपसे कहा जाएगा बाएं से 18 पे क्या है, आप क्विक कहिएगा यूरो, नो डाउट। बाएं से 21 पे क्या है, तो आप क्विक कहिएगा पी। लेकिन यही सवाल यदि आपसे कहा जाए, यही सवाल यदि आपसे कहा जाए, यहां पे मार्क कीजिएगा, यहां पे मार्क कीजिएगा, मैं आपको दिखा रहा हूं। जब बाएं से 10th नंबर की बात की गई, बाएं से 10th नंबर की बात की गई, 10th 18th एंड 21st ना, यहाँ पे देखिए फिर से लिख देता हूं, फ्रॉम लेफ्ट इट मीन्स बाएं से, बाएं से 10th पोजीशन पे, तो आपने देखा कि डॉलर है। 18th पोजीशन पे तो नो डाउट आप कहिएगा यूरो है, एंड 21st पोजीशन पे तो नो डाउट आप कहिएगा पी है, कोई बात दिक्कत नहीं, किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होती है। बाएं से यदि कहा जा रहा है कि बाएं से 10 नंबर पे क्या है, तो आप सिंपल है कि आप कह देंगे डॉलर है। बाएं से 18 नंबर पे क्या है, तो आप सिंपली कह देंगे कि यूरो है। और बाएं से 21 नंबर पे क्या है, तो आप पी। लेकिन जब यदि कहा जाए कि दाएं से 10 पे क्या है, दाएं से 10 पे क्या है, अगर आपसे कहा जाता है कि दाएं से 10, दाएं से 18 एंड दाएं से 21st क्या है, देखिए ये बायां है, ये दायां है, ये दाएं से है, तो ये तो तय है, ये तो तय है कि बायां का विपरीत दायां, दायां का विपरीत बायां। मैं विपरीत है आपको समझाना चाह रहा हूं कि क्या विपरीत कैसे निकाला जाता है। बाएं से 10 कहा गया तो आपने कहा डॉलर, बाएं से 18 कहा तो आपने कहा यूरो, बाएं से 21 कहा गया तो आपने कहा पी। लेकिन जब दाएं से 10 की बात की गई तो आप अकबकाने लगे, जब दाएं से 18 की बात की गई तो आप अकबकाने लगे, दाएं से 21 की गई तो अब आपका दिमाग उड़ गया। लेकिन यदि आपको विपरीत के मानक का कंसेप्ट याद है, यदि आपको कंसेप्ट ऑफ अपोजिट याद है, तो हमने क्या बताया कि किसी भी कंपोनेंट का अगर विपरीत निकालना है तो अपने दिमाग में बस इतना रखिए कि विपरीत के मानक के समतुल्य बनाने के लिए कितना जोड़ना पड़ेगा, वही उसका विपरीत हो जाएगा। और आप यहाँ जबकि देख रहे हैं कि इंडिंग वैल्यू 24 पर है, तो विपरीत का मानक कितना पे तैयार हम लोगों ने किया था। आपको मालूम है कि EBS आपका 24 है, तो स्टैंडर्ड वैल्यू फॉर अपोजिट बराबर होता है EBS + 1, दैट इज 24 + 1 बराबर 25 पे हम लोगों का फॉर्म होगा, जैसा कि आपको कई एक बार मैंने बताया।
कि श्रृंखला जितना पे समाप्त होती है उससे एक अधिक बढ़ा लीजिएगा तो विपरीत का मानक तैयार हो जाएगा। श्रृंखला के अंतिम मान से हमेशा एक अधिक पर विपरीत का मानक का फॉर्मेशन हो जाता है। तो बाएं से जब निकालने की बात आई तो बाएं से तो आपने क्विक बता दिया, तुरंत आपने बता दिया कि बाएं से 10 क्या होगा, बाएं से 18 क्या होगा, बाएं से 21 क्या होगा। लेकिन जब दाएं से की बात आई तो आपका दिमाग घूम गया। लेकिन यदि आपको विपरीत का कंसेप्ट ज्ञात है तो आप विदिन ए सेकेंड बता सकते हैं। तो क्या करना पड़ेगा, बाएं से का विपरीत दाएं से होता है, तो दाएं से अगर निकालना है तो दाएं से 10 पे आपका $1 नहीं ना होगा, दाएं से 18 पे आपका यूरो नहीं ना होगा, ये तो बाएं से है। तो दाएं से क्या होगा, तो अर्थात बाएं से डॉलर है तो दाएं से क्या होगा, अर्थात इसका विपरीत क्या होगा ये ज्ञात कर लें। तो दाएं से 10 का आपको विपरीत ज्ञात करना है। तो आप क्या बताया गया, कोई भी दो कंपोनेंट जिसके स्थानीय मान का योग विपरीत के मानक के समतुल्य हो जाए, अर्थात दिए गए श्रृंखला के अंतिम मान से एक अधिक के बराबर हो जाए, तो वो एक दूसरे का विपरीत हो जाएगा। तो अगर इसका विपरीत निकालना है, दाएं से 10 क्या होगा ये ज्ञात करना है, तो आप कंसेप्ट ऑफ ऑपोजिट का सहारा लीजिए। आप अपने दिमाग में यह बात लाने का प्रयास कीजिए कि इस 10 में कितना ऐड कर दिया जाए, इस 10 में कितना ऐड कर दिया जाए कि 25 हो जाए। तो आप कहिएगा कि यदि हम 10 में 15 ऐड कर दें, 10 में 15 ऐड कर दें तो जो स्टैंडर्ड मान है विपरीत का, जो हम लोगों ने मानक तैयार किया है, विपरीत का मानक जो तैयार किया है वो आ जाएगा। तो दाएं से 10 में अगर 15 जोड़ दिया जाए तो 25 का फॉर्मेशन कर जा रहा है, क्योंकि 24 पर श्रृंखला एंड की है। तो जितना पे श्रृंखला एंड की होती है उससे केवल एक अधिक बढ़ा देने पर विपरीत का मानक फॉर्म होता है। ये किसी भी श्रृंखला में लागू होता है। तो हमने विचार किया कि 10 में अगर 15 जोड़ दिया जाए तो 25 हो जाएगा। और 15 नंबर कंपोनेंट क्या है, तो हम लोग कहेंगे ठीक उसी प्रकार से दाएं से 18 नंबर पे क्या होगा। तो ठीक आप इस दिमाग में लाइए विपरीत का कंसेप्ट कि 18 में क्या जोड़ दिया जाए कि 25 हो जाए। तो आप कहेंगे कि अगर 7 जोड़ दिया जाए तो 18 और 7 25, तो 7 नंबर कंपोनेंट क्या है, तो आप कहिएगा Q। ठीक उसी प्रकार से दाएं से 21 पे क्या होगा, तो आप दिमाग में लाइए कि 21 में क्या जोड़ा जाए कि विपरीत के मानक के समतुल्य अर्थात 25 के बराबर हो जाए। तो आप कहेंगे 4, अर्थात 4 जोड़ दिया जाए। और 4 नंबर कंपोनेंट क्या है, तो 4 नंबर कंपोनेंट है S। तो कहने का अर्थ है कि अगर बाएं से 10 नंबर पे डॉलर है तो दाएं से 10 नंबर पे क्या होगा, तो आप कहेंगे N होगा। अगर बाएं से 18 नंबर पे यूरो है तो दाएं से 18 नंबर पे क्या होगा, तो आप कहिएगा Q होगा। अगर बाएं से 21 नंबर पे P है तो बाएं से 21 नंबर पे P है तो दाएं से 21 पे क्या होगा, तो आप कहिएगा जो मूल क्रम में 4 नंबर पे है। क्या आप यहां पे गौर कीजिए, दाएं से 10 निकालना है तो हम लोगों ने क्या किया कि इतना जोड़ने का प्रयास किया ताकि वो विपरीत के मानक के समतुल्य हो जाए। 10 में 15 जोड़ा तो 25 हो गया। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, दाएं से 10 बराबर मूल क्रम का 15, दाएं से 18। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, अर्थात मूल क्रम का जो 7 नंबर है वह दाएं से 18 नंबर है। दाएं से 21, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, अर्थात मूल क्रम का जो 4 नंबर है वह दाएं से 21 नंबर है। गौर कीजिए फिर से एक बार, बाएं से किसी भी मान पर जब बोला गया तो आपने विदिन सेकंड बताया। बोला बाएं से 20 नंबर पे क्या होगा, तुरंत बोल दीजिएगा हैश होगा। बाएं से 11 नंबर पे क्या होगा, आप तुरंत बोल दीजिएगा 8 होगा। बाएं से 13 नंबर पे क्या होगा, तुरंत आप बोल दीजिएगा 8 होगा। बाएं से 19 नंबर पे क्या होगा, तुरंत आप बोल दीजिएगा। लेकिन जब दाएं से बात की गई कि दाएं से 21 नंबर पे क्या होगा, दाएं से 18 नंबर पे क्या, दाएं से 10 नंबर पे क्या होगा, दाएं से 13 नंबर पे क्या होगा, तो वैसे कैंडिडेट्स जो अपोजिट का कंसेप्ट नहीं जानते हैं
वो उनका दिमाग घूमना शुरू हो जाएगा, को दिन में तारा नजर आने लगेगा और वो गिनेंगे ऐसे ऐसे करके। जनरली कैंडिडेट जो नहीं जानते हैं वो गिनते हैं, लेकिन जिनके पास कंसेप्ट है विद इन ए सेकेंड बता देंगे। अगर आपसे कहा जाता है दाएं से 13 नंबर पे क्या होगा, तो आप दिमाग में लाइएगा कि अगर हमसे कहा जा रहा है दाएं से 13, कि दाएं से 13 फ्रॉम राइट 13 क्या होगा, तो आपके दिमाग में आएगा कि अगर कंसेप्ट ऑफ अपोजिट के आधार पे हम इसको दिमाग पे यह प्रयास करेंगे लाने का कि 13 में क्या जोड़ा जाए कि 25 हो जाए, तो आप तुरंत कहिएगा कि वो 13 में अगर 12 ऐड कर दिया जाए तो 25 हो जाएगा। तो आप क्लियर कहिएगा कि मूल क्रम का जो 12 नंबर है वही दाएं से 13 नंबर है। इसमें अगर 12 ऐड कर दिया जाए तो आपका 25 फॉर्म करेगा, 12 ऐड करेंगे तो 25 फॉर्म करेगा। तो आप तुरंत कह दीजिएगा कि दाएं से 13 बराबर मूल क्रम का 12। गौर कीजिए, देखिए यहाँ 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13। दाएं से 13 बराबर मूल क्रम का 12। अर्थात ये जो दाएं से का जो आप देख रहे हैं कि दाएं से में आप यहाँ पे जो मान निकाल रहे हैं, दाएं से 10 नंबर, दाएं से 10 नंबर मूल क्रम का 10 नंबर थोड़े होगा। ये जो निकाल रहे हैं, ये जो सारे जो विपरीत मान निकाले जा रहे हैं, ये सारे के सारे परफेक्ट मान जो हैं वो बाएं से में कन्वर्ट हो जाते हैं। क्योंकि हम आपको बताना चाहेंगे कि दाएं से कोई भी मान परफेक्ट नहीं होता, दाएं से कोई भी मान परफेक्ट नहीं होता है, उसको विपरीत करके हमें बाएं से में परिवर्तित करना पड़ता है। क्योंकि वास्तविक मान की गणना हमेशा बाएं से की जाती है, दाएं से नहीं की जाती है। इसलिए जब जब दाएं से कोई मान दिया जाएगा उसको आपको बाएं से में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और यह जो प्रक्रिया है वो दाएं से दिए गए किसी भी मान को बाएं से परिवर्तित करने की प्रक्रिया है। ये जो विपरीत की बात की जाती है कि विपरीत क्या होगा, तो स्पेशली ये दाएं से दिए गए मान के लिए लागू होता है। क्योंकि दाएं से दिया गया कोई भी मान परफेक्ट नहीं होता। आप कहिएगा दाएं से 5 नंबर, तो क्या 1 2 3 4 ये 5 है। आप कहिएगा दाएं से 11 नंबर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 क्या है, वास्तव में 11 नंबर है। आप 11 कहिएगा तो आपका वास्तव में ये आ जाएगा। जबकि बाएं से आप अगर 13 कहते हैं तो बाएं से 13 बराबर 13। क्योंकि प्रॉपर मान जो होता है, मैं आपको यहाँ पे बता देना चाहता हूं कि प्रॉपर मान ऑलवेज काउंट फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। वास्तविक मान की जो गणना की जाती है वो हमेशा बाएं से की जाती है, न कि दाएं से। प्रॉपर मान ऑलवेज काउंट फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। वास्तविक मान की गणना, वास्तविक मान की गणना ऑलवेज बाएं से की जाती है। प्रॉपर वैल्यू ऑलवेज काउंट फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। इसलिए जब भी आपको कोई भी मान दाएं से दिया जाए तो उसका विपरीत करना पड़ेगा, तभी आपको वास्तविक मान ज्ञात होगा। मान लीजिए, आप यहाँ पे गौर कीजिए, आप यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं ये 1 से लेकर 100 तक की श्रृंखला है, अंक की ही श्रृंखला मान लीजिए 1 से 100 तक है। तो इस श्रृंखला का अंतिम मान कितना हो गया, तो आप कहिएगा EVS 100। 1 से लेके 100 तक के अंकों की आपको श्रृंखला दी गई है। ये आपका LHS है, ये आपका RHS है। फ्रॉम लेफ्ट हम लोग इधर से काउंट करेंगे, कहने करते हैं बाएं से की काउंटिंग हम लोग इधर से करेंगे, और दाएं से की काउंटिंग फ्रॉम राइट, दाएं से की काउंटिंग हम लोग इधर से करेंगे, जैसा कि आप पहले भी जानते हैं। ये 1 से लेकर 100 तक की श्रृंखला है। तो श्रृंखला का अंतिम मान EVS हम लोग कितना देख रहे हैं, 100 है। और जैसा कि आप जानते हैं कि विपरीत का मानक बराबर स्टैंडर्ड वैल्यू फॉर अपोजिट बराबर स्टैंडर्ड वैल्यू फॉर अपोजिट बराबर होता है EVS + 1। कहने का अर्थ है कि विपरीत का मानक बराबर, विपरीत का मानक बराबर दी गई श्रृंखला का अंतिम मान +1, जैसा कि आप जानते हैं।
तो यदि यह श्रृंखला 100 पे एंड कर रही है तो इसका विपरीत का मान कितना परफॉर्म करेगा? हम पहले भी आपको कई एक बार बता चुके हैं। हमेशा हमेशा के लिए ये बात दिमाग में बैठा लीजिए कि श्रृंखला जितना पे एंड करे उस पे एक अधिक बढ़ा दीजिएगा, विपरीत का मानक हो जाएगा। 100 पर है तो हम एक अधिक बढ़ा देंगे, 101 पर विपरीत का मानक तैयार हो जाएगा। स्टैंडर्ड वैल्यू फॉर अपोजिट का फॉर्मेशन हो जाएगा 101 पर। अब यहाँ पे ये दिमाग पे आपको लाना है कि अगर आपसे कहा जाता है कि एक की तरफ से अर्थात फ्रॉम लेफ्ट अगर बाएं से 1 से 100 की श्रृंखला है, 1 से लेकर 100 तक की श्रृंखला है। अगर आपसे कहा जाता है कि एक के साइड से 10 नंबर 10th तो आप कहिएगा 10। एक के साइड से 10th डिजिट तो आप कहें कि 10। अगर आपसे कहते हैं 25th डिजिट तो आप कहिएगा 25। आपसे कहा जाता है 75th डिजिट 75वां अंक तो आप कहिएगा 75, नो डाउट। लेकिन यही चीज एक के तरफ से जब आपको बोला गया कि 10 नंबर अंक क्या होगा तो आप सिंपल है कह दिए कि 10 होगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक के साइड से 25 नंबर डिजिट क्या होगा, 25 नंबर अंक क्या होगा तो आपने कहा 25। एक के साइड से 75 नंबर क्या होगा तो आपने कहा 75। लेकिन जब यही बात आपसे यह बोला जाए कि 100 के, अब देखिए गौर कीजिए यहाँ 100 के साइड से मतलब इधर से 100 के साइड से 100 के साइड से 10 नंबर अंक 10वां अंक 25वां अंक और 75वां अंक। गौर कीजिएगा, एक के साइड से 10वां अंक बराबर 10, नो डाउट। एक के साइड से 25वां अंक बराबर 25, नो डाउट। एक के तरफ से 75वां अंक बराबर 75। एक के साइड से जब इधर से आप गिन रहे हैं इधर से, लेकिन जब आपसे 100 के साइड से बात की गई कि 100 के साइड से 10 नंबर अंक क्या 10 होगा, 100 के साइड से 25 नंबर अंक 25 होगा, 100 के साइड से 75वां अंक 75 होगा, नहीं। तब क्या करेंगे? तो आप अगर विपरीत के मानक का सिद्धांत जानते हैं, विपरीत का सिद्धांत जानते हैं, तो आपको दिमाग में लाना पड़ेगा। यह लाने का प्रयास कीजिए कि 10 में क्या जोड़ा जाए कि 101 हो जाए। तो आप कहेंगे कि 10 में अगर हम 91 जोड़ देते हैं तो यह 101 का फॉर्मेशन कर लेता है। 25 में क्या जोड़ें कि 101 हो जाए, तो आप कहेंगे कि यदि 76 जोड़ लेते हैं तो 101 का फॉर्मेशन करेगा। 75 में क्या जोड़ा जाए कि 101 हो जाए, तो आप कहिएगा कि 26 अगर जोड़ दिया जाए तो 101 हो जाएगा। नहीं, अगर कहा जाता है 100 के साइड से 2 नंबर अंक सेकेंड अंक, 100 के साइड से सेकेंड अंक क्या होगा, तो 2 तो नहीं होगा। 100 के साइड से दूसरा अंक तो 2 तो नहीं होगा। तो आपको दिमाग में लाना पड़ेगा कि 2 में क्या ऐड कर दिया जाए कि 101 बन जाए, तो आप कहेंगे 99 ऐड कर दिया जाए तो 101 बन जाएगा। तो कहने का अर्थ है कि मूल क्रम में अगर बाएं से 2 नंबर अंक बराबर 2, तो क्या दाएं से 2 नंबर अंक बराबर 2 होगा 100 में? नहीं। तो आप कहिएगा दाएं से 2 नंबर क्या होगा। यहाँ पे देखिए 101 ये 99, आप सिंपल कहिएगा कि दाएं से 2 नंबर पे 99 होगा। दाएं से 2 नंबर पे तो 2 नहीं हो जाएगा। अगर दाएं से 10 नंबर अंक क्या होगा, 100 के साइड से 10 नंबर अंक क्या होगा, तो 100 के साइड से 10 नंबर अंक गिनिएगा तो 10 थोड़े हो जाएगा। यहाँ 100 है, 99 है, 98 है, 97 है, 96 है, 95 है, नहीं। तो आप देखिए अगर 99, 98, 97, 95, 94, 93, 92, 91 डॉट 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 बहुत होगा। हम कुछ आपको दिखा दे रहे हैं। 100 के साइड से 10 नंबर, तो 100 के साइड से 10 नंबर तो 10 नहीं होगा। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 91।
तो कहने का अर्थ है कि 100 के साइड से 25 नंबर 25 तो नहीं होगा, आपको दिमाग में लाना है 25 में कितना जोड़ा जाए कि 101 हो जाए, तो आप कहिएगा 76। तो कहने का अर्थ है कि यह जो कंसेप्ट आपको दिखाया जा रहा है, ये दाएं से दिए गए किसी भी मान का प्रॉपर मान क्या होता है, इस बात को बताने के लिए कंसेप्ट आपको बताया जा रहा है। विपरीत का उद्देश्य यहाँ पे ये होता है कि हम लोग दाएं से किसी मान पे उसका प्रॉपर मान क्या होगा यह ज्ञात करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि प्रॉपर वैल्यू ऑलवेज काउंट फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, इसलिए दाएं से दिया गया कोई भी जब मान रहे तो उसको आपको प्रॉपर मान में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी आप वास्तविक मान प्राप्त कर सकिएगा। ठीक, तो फिलहाल मैं अपना लेक्चर जो है यहाँ पे ही विराम करना चाहता हूँ। रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस टॉपिक मैं आपको पार्ट 12 में इसकी फिर से एक बार पर चर्चा करूंगा। इट मीन्स व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ अपोजिट लेटर, वाई अपोजिट। अपोजिट हम लोग जो करते हैं विपरीत का सिद्धांत बता रहे हैं, ये सिद्धांत की अहमियतता क्या है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ अपोजिट, वी डील इन नेक्स्ट लेक्चर, सो दैट द रिमेनिंग पार्ट जो है इसका शेष भाग, इसका भी कुछ बहुत सारा चीज शेष है, जिसको कि मैंने अपने पार्ट 12 के लेक्चर में आपके सामने रिप्रेजेंट करने का प्रयास करूंगा, प्रदर्शित करने का प्रयास करूंगा। फिलहाल मैं अपने लेक्चर को यहाँ पे विराम देना चाहता हूँ, नहीं तो बहुत ज़्यादा यूं ही लेक्चर बहुत ज़्यादा शायद लंबा हो चुका है। खैर, मुझे उम्मीद है कि बहुत सारी बातें आपको जरूर समझ आ रही होगी। अंततः मैं इतना ही कहूँगा कि बारीकी से आप अवलोकन करने का प्रयास कीजिएगा, निश्चित ही आपको समझ में आएगी और आपको हमारा ये लेक्चर जैसा भी लगा हो अपने बहुमूल्य कमेंट्स के माध्यम से हमें अवगत कराने का प्रयास कीजिएगा। और आपके जो भी मित्र हैं, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो कि यह नहीं जान रहे हैं कि हमारा जो है पार्ट वाइज लेक्चर, चैप्टर वाइज लेक्चर मैं अपलोड कर रहा हूँ। जो मित्र आपके नहीं जिनके मालूम है उन्हें भी बताने का प्रयास कीजिएगा ताकि उनकी भी हित हो। और जो भी हमारे चैनल में नए कैंडिडेट्स के रूप में वीडियो का अवलोकन कर रहे हैं, तो अगर उन्हें अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने का प्रयास करेंगे, साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी दबाने का प्रयास करेंगे, ताकि हमारा कोई भी वीडियो जब अपलोड किया जाए तो उसकी अविलंब नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। तो इतने ही के साथ मैं अपने लेक्चर को विराम देना चाहता हूँ। आपका दिन मंगलमय हो। थैंक यू।